हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और आज हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, हमारा मान, हमारा फख्र, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड, रिस्पेक्टेड शान शाहिद से। जी बिल्कुल, बहुत ही एक खुशी का मौका है और मेरे लिए जो है वो ख़ास तौर पे बहुत से शोज़ हमने किए। बड़े एजाज़ की बात है कि लेजेंड ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री शान शाहिद का हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया ना कि इतनी जगह है नहीं इस मुल्क में कि कोई बड़ा बन सके। अच्छा सर, जो है वो इसमें थोड़ा सा हमारा पैटर्न है कि हम इसमें एक ऑटोबायोग्राफी भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आप तो माशाल्लाह किसी भी मौजू पे जब बोलना शुरू करते हैं तो शॉर्टली जो है, एक तो लेगेसी जो है रियाज शाहिद का बेटा होना और नीलो बेगम का बेटा होना, एजाज़ तो अपनी जगह पे है, कितना मुश्किल होता है लेगेसी कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज मेरे ख्याल में एक ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। बिकॉज आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो आप अपने वालिदैन के नाम से पहचाने जाते हैं, जब आप बुरा काम करते हैं तब भी उनके नाम से पहचाने जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या अल्लाह ने जो आपको इज़्ज़त दी है उसको आप लेके चलें और कैरी करें। और ख़ास तौर पर जब लेगेसी ऐसी हो पेरेंट्स की, थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है नईम साहब, क्योंकि लेगेसी जो है वो सच बोलने की है और सच बोलने का दौर तो है नहीं। तो इसलिए हम लोग बड़ा मुश्किल हो जाता है ख़ास तौर पे फ़नकारों के लिए, आर्टिस्टों के लिए, शायरों के लिए, पोइट्स के लिए अपना इजहार ख्याल करना, चाहे वो अवाम हो। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जलसों में माइक सियासतदान के आगे नहीं होना चाहिए, अवाम के आगे होना चाहिए। वाह वाह, क्या बात, ताकि वो सुन सके कि इनको मसले क्या हैं। क्या बात। तो ज़रा मुश्किल है लेगेसी कायम करना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आर्ट्स स्पोर्ट्स एक वाकई थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इदारे, बल्कि फोर्थ वर्ल्ड कंट्री कर लें उसे। तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उसका साथ हो तो उसके अलावा कोई कुर्बत जो है पेरेंट्स में से ज़्यादा किसके साथ रही? वालिद को मैं ज़्यादा नहीं देख सका। मैं 1 साल का था जब उनका इंतकाल हो गया। और अम्मी के साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा, जहाँ भी वो थी। शूटिंग पे जाते थे तो मैं छोटा सा था तो मैं साथ चला जाता था। तो मेरा जो ताल्लुक़ अम्मी से था और अम्मी को ये फ़ील होता था कि शायद इनको बाप का प्यार कम मिला है, तो वो ज़्यादा मुझे प्यार मिलता था। जो कि मेरे भाई बहन जो हैं वो हमेशा ही समझते हैं कि आई वाज द मतलब चोज़न फेवरेट किड। तो लेकिन ये है कि अम्मी के साथ जो मेरा रिश्ता है या जो मैंने उनसे सीखा है वो मेरे ख़्याल में ऐसा सबक, क्योंकि जब आप यतीम होते हैं या आपके वालिद सर पे नहीं होते तो शहर का चेहरा कुछ और होता है। जब वालिद ज़िंदा हो और माँ ज़िंदा हो तो ख़ानदान वालों का चेहरा कुछ और होता है। तो मैंने बहुत पहचाना, बहुत देखा, दोस्तों को देखा, दुश्मनों को देखा, लोगों को देखा, उन्हीं के नज़रों के थ्रू देखा, उन्हीं के तजर्बे से देखा। तो ज़िंदगी में बहुत पहले ही एक ज़िम्मेदारी का एहसास और एक महरूमी का एहसास रहता है। लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी जो आज भी हम सोचते हैं तो आप समझ आते हैं कि यार वाकई ये इस रास्ते पे या अपने किरदार को या अपने काम को कितना सीरियस लेना है इस मुल्क में रहते हुए या दुनिया में कहीं भी रहते हुए। सो आई थिंक गाइडेंस, एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी माँ जो है मेरे दोस्त, बेहतरीन गुरु। अगर कहीं बाहर जब आप 16 साल के होते हैं और हरकतें कर रहे होते हैं, कहीं कोशिशें कर रहे होते हैं कहीं पे, तो वो सारी माय मदर वाज लाइक अ फादर टू मी। शी यूज्ड टू टॉक टू मी लाइक। किस बात पे डांट पड़ती थी इसी एज में? और वो तो आखिरी टाइम तक माँ तो जब भी डांट, मेरे ख्याल में ज़्यादा जब फर्स्ट टाइम पता चला कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो उस पर ज़्यादा। किस एज में? आई थिंक 18-19 में पड़ी थी। तो जब आपको डांट पड़ी और आप पकड़े गए कि आपने फर्स्ट टाइम सिगरेट पी है, वो एक बच्चे के लिए बहुत जैसे कहते हैं ना हिला देने वाला। और मान गए थे आप? तो क्या वाकया था वो? असल में जब हम घर आते थे ना तो उस दौर में तो चीज़ें और होती थी, तो वो हाथ सूंघ लेते थे ना, तो हम लोग ने गाड़ी में ब्रश और वो रखा होता था। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल ठीक था। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप से प्यार करने में दीन के अलावा जो आपकी सेहत है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आज भी कुछ दुनिया इधर की उधर हो रही हो, मेरा एक सर्टन टाइम है जो मैं अपने आप को देता हूँ, चाहे वो जिम में है, चाहे वो एक्सरसाइज में है। सेल्फ लव को प्रमोट करना, यू हैव टू, या दैट इज़
बिकॉज अगर आप सेहतमंद हैं तो आप दूसरे की खिदमत कर सकते हैं, अगर आप सेहतमंद नहीं तो दूसरा आपकी खिदमत करता रहेगा। एचिसोनियन है सर आप? जी। और यूएसए से ग्रेजुएट भी किया आपने, राइट? जी, वो लेटर ऑन मैंने किया। पहले मैं एचएसएन में था, स्टार्ट इनिशियल प्रेप स्कूल तक मैं एचएसएन में था। मेरे जितने दोस्त हैं वो आजकल सियासत में हैं, कोई स्पीकर है, कोई बैचमेट्स आपके कहाँ का है? बैचमेट्स हैं। कुछ नाम तो शेयर करें। आई थिंक ये मलिक अहमद खान मेरे क्लास फेलो हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली। हाँ जी, अच्छा। इनके साथ मेरा, और जाहिर है उस वक्त मियाँ साहब के बच्चे भी सारे, हुसैन मेरे साथ था एचएसएन में, अच्छा, फॉर प्रेप स्कूल में। Nice. तो हमारा पूरा ये कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई सेलिब्रिटी नहीं आपकी तरह? मेरी नहीं। आई थिंक उसमें ज़्यादातर सियासत में ही गए, बिकॉज इसीलिए मुझे बाद में समझ आई कि मैं गलत था वहाँ पे। सारे चीफ कॉलेज क्यों नाम था इसका। अच्छा। तो हम लोग ही सिर्फ, हमारे अलावा भी थे 2-3 फैमिलीज थी जिनका नैयर सुल्ताना जी के जो बेटे थे अली, उनका वो वहाँ पे थे। अच्छा। संतोष साहब की फैमिली के कुछ लोग थे, एस सुलेमान साहब के बेटे वहाँ पे थे। अच्छा। में सो वो एक इतने तक रहे। उसके बाद बस यही थे। उसके बाद हम लोग प्रेप स्कूल में मैं चला गया, आई थिंक 9th ग्रेड में मैं चला गया था यूएस। तो आपके घर का माहौल बचपन से ही, शायद आपकी मदर बेहतरीन एक्ट्रेस थी, आपके बिल्कुल। फादर हैड बीन अ फिल्म मेकर एंड जर्नलिस्ट, तो वो माहौल जिस तरह का आपको मिला, उस अहमियत का एहसास बचपन से था, शुरू से था? अहमियत का एहसास तो हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये था कि बचपन में खेलने के लिए जो चीज़ें थी वो ट्रैक्स थे, ट्रॉलीज थी, आगा तालिब साहब की तलवार थी। सो ये हम एरिया जो असल में यही वही घर है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, यहीं में अल्लाह ने इतनी किस्मत दी कि मैं उसी घर में रह सकता हूँ, जिन दरख्तों को मैं जानता हूँ, जिन दीवारों को मैं जानता हूँ। तो ये वाला एरिया जो था नईम साहब, ये था प्रॉप रूम। ओके। तो यहाँ पे जितनी फिल्म हम बनाते थे तो उनकी चीज़ें, ट्रैक्स, तो मेरा भाई सारा दिन हमने यहाँ घुसे रहना। उस दौर में वो लकड़ी की बंदूकें मिल जाती थी, ट्रैक्स के ऊपर हमने गाड़ियाँ चलानी। सो इट वाज फन। आई मीन माहौल ये था कि वी वर डिस्कसिंग फिल्म, आर्ट, पोइट्री। अब्बा की वजह से फ़लस्तीन का इशू बहुत घर में सरगर्म रहता था, वो फिल्म बना रहे थे। फिर कश्मीर के ऊपर उन्होंने हमें लेक्चर्स देने या बात करनी, उनकी प्रॉप्स जितनी। जब मैं बड़ा हुआ ज़रा, तो जब मैं उनकी लाइब्रेरी में जाता था तो उसमें स्क्रिप्ट्स जो पढ़े हुए थे वो कश्मीर के ऊपर थे और फ़लस्तीन के ऊपर थे, नोट्स थे। तो मुझे फील हुआ कि ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं थी उस वक्त। मैं तो उनको तो नहीं देख सका, तो मैंने फिर अपने आप से ये फ़ैसला किया कि शनाख्ती कार्ड में या सिर्फ बाप का नाम होने से आप उनके बेटे नहीं बनते। उनकी कुछ वैल्यूज़, उनकी कुछ चीज़ें आप साथ लेके चलते हैं, जिनसे उनकी बातों की या उनकी सोच की, आइडियोलॉजी की खुशबू आनी चाहिए। अच्छा सर, रियाज शाही साहब की कौन सी फिल्म जो है जिसकी ख्वाहिश रही हो आज भी कि यार ये फिल्म जो है ना, इसमें मुझे होना चाहिए, और कभी कोशिश की फिर आपने उसको रीमेक करने की कभी कोशिश की? मुझे ये फील होता है कि अब्बा की कोई भी फिल्म जो है ना, उसमें हीरो और बाकी लोग इतने नुमाया नहीं होते जितनी सोच नुमाया होती। तो मेरा बहुत दिल था ज़रका के ऊपर उसका पार्ट 2 बनाने अच्छा। कि जो एक बच्ची पिछले दिनों गाज़ा में से और फ़लस्तीन में से, फातिमा नाम था उसका गालिबन, जी वो बहुत सिपाही के साथ उसने अड्डा लगा लिया, बातचीत शुरू कर दी। तो मुझे लगा कि शी इज़ गॉट दैट स्पिरिट। तो उसको अगर ये कोई और होती या वेस्ट में होती तो उनको बहुत प्रमोट किया जाता कि आज अगर कोई यूक्रेन में खड़ी हो जाए रशिया के ख़िलाफ़, उसको सारा मीडिया पकड़ लेगा। सो मुझे फील ये हुआ कि उनकी आइडियोलॉजी को लेकर चलना चाहिए। तो मैंने कोशिश बहुत की कि पाकिस्तान में हुकूमतें आईं गईं, लोग आए लोग गए, सबसे ये रिक्वेस्ट की कि ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म बननी चाहिए, ऐसे इश्यूज़ पे फिल्म बननी चाहिए, ताकि पाकिस्तान भी एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा बने। हमारा आर्ट जो है, खाली हमारे सियासतदान जो हैं वही डिस्क्राइब ना करें फॉरेन पॉलिसी या लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो कई दफ़ा स्टेट नहीं बता सक रही होती, बिकॉज उनके अपने बहुत नॉर्म्स होते हैं। बट पीपल टू पीपल जो ब्रिज होता है वो फिल्म होती है। So if the people of Gaza or the people of Kashmir love the people of Pakistan, it is through the arts and culture and poetry and all that जिससे आप अपनी हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज स्टेट को कई दफ़ा बहुत स्ट्रिक्टली अपनी पॉलिसी रखनी पड़ती है, बट लोगों को तो मिलने की जो है प्यार करने। If there's a downfall और कुछ यहाँ पे गैप आ रहा है सर्टन, जी तो आप क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो डाउनफॉल है फिल्म इंडस्ट्री का, या इस तरह की जो मॉरल वाली स्टोरीज है, कंसेप्चुअल स्टोरीज हैं, अगर नहीं बन रही, सो व्हाई?
आई थिंक नंबर वन, अगर आप गालिब का दीवान आज पढ़ रही हैं तो वो बहादुर शाह जफ़र का भी थोड़ा उसमें हिस्सा है, बिकॉज उन्होंने वजीफ़ा लगाया हुआ था उनका। तो अगर आज उनका वजीफ़ा ना लगा होता तो शायद आज हम गालिब का दीवान ना पढ़ सकते। सो हर आदमी का एक बैलेंस होता है, इसलिए कंपनीज़ के साथ CSR होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आपने आर्ट कल्चर, सादकैन 6 करोड़ की ख़रीद के दीवार पे लगाने से आप आर्ट की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट में, तो जो कल को 8 करोड़ की हो जाएगी, तो आपने आर्ट में भी बिज़नेस ढूंढ लिया। सो मेरा अपना ये मौक़िफ़ होता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, आपकी जो जितने कॉलेजेस हैं उनमें जितने यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको पकड़ें, उनको फाइनेंस करें, उनको लेके आएँ स्क्रीन पे, ताकि आपको आपकी कहानियाँ सुनने को मिलें, देखने को मिलें, सीखने को मिलें। नंबर वन तो मैं ये कहूँगा कि द स्टेट नेवर हैड अ पॉलिसी टुवर्ड्स फिल्म। ये शुरू से लेके अब तक आर्ट और कल्चर एंड स्पोर्ट्स वाज नेवर देयर। लकीली हम लोग हॉकी में अपना नाम कर गए, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं थी तभी हॉकी भी ड्रॉप कर गई। सो मुझे पर्सनली फील होता है कि सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं होती, आपकी जो एलीट होती है उसका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके स्कूल सिस्टम को, आपकी बाकी चीज़ों को अलाइन करने की। यहाँ तो मैंने ट्वीट भी कर दी थी एक दफ़ा कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है, अगर यकीन ना आए तो प्राइवेट स्कूल के मालिकान से पूछ लें। तो इन्होंने जब एलीट ने एजुकेशन को हाथ डाला तो उन्होंने उसको भी प्राइवेटाइज करके अमीरों के लिए रख दिया। तो ये तो जब अल्लाह किसी बग़ैर किसी जजमेंट के या किसी चीज़ के आपको पैदा करता है और तमाम तर वसाइल देता है, आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो सोसाइटी कौन होती है डिफ़ाइन करने में कि मैं क्या ट्वीट का जिक्र किया, तो आपके ट्वीट जो है ना बड़ा हम उनसे लर्न भी करते थे, बड़ा मज़ा लेते थे बीइंग ए जर्नलिस्ट। उन ट्वीट्स में जो है वो हमें रियाज शाहिद भी नज़र आते थे, हमें शान शाहिद भी नज़र आते थे। ट्वीट चुप क्यों कर गए अचानक? जी, ट्वीट्स देखिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि जब जिम्मेदारी आती है, यहाँ तो हज़रत ईसा का तो एक दौर था और सूली पर चढ़ने में कोई इशू नहीं होता अगर बच्चे ना हो, तो अगर ख़ानदान ना हो, फैमिली ना हो, तो सच बोलने का माहौल होता है। सच बोलने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ औलाद आपकी ताकत है वहीं आपकी कमज़ोरी भी होती है। तो मुझे फ़ील हुआ कि माहौल नहीं है मसलहत के दौर में उठने के उस बच्चे की मानंद हो जाओ जिसका ये ना दूध चो सके ना जिस पर सवारी कर सके। तो सच बोलने वाले को अगर किसी कठिन रास्ते से गुजरना पड़े तो फिर उस सच का फ़ायदा नहीं नज़र आता। लगता है कि ये शहर ही इस काबिल नहीं है कि इसको सच बोला जाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सोचा कि यार सियासत से हट के हम इतना सियासत में चले गए हैं कि हमारी हर चीज़ जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर जज हो रही है। अगर मैं नईम साहब से मिल रहा हूँ तो मैं पहले ये देख रहा हूँ कि ये किस पार्टी से हैं, ये किस सियासी पार्टी से हैं, उस तरह का मैंने आपसे मिजाज रखना है। सो आई थिंक वो बहुत डिक्लाइन है रिश्तों में। आपके और मेरा रिश्ता प्योर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, हमारी आइडियोलॉजी का फ़र्क हो सकता है और डिबेट होने से और आप उससे बात करने से सीखते हैं, बेहतर होते हैं। सो हमने पूरे पाकिस्तान को सियासी पार्टियों में छोटी छोटी सियासी पार्टियों में हमने उसको बांट दिया। आज ऊपर वाले तो शायद ना मिलते हों एक दूसरे से, लेकिन जो नीचे लेवल वाले लोग थे जिन्होंने हम सात घर इधर हम सायों का ख्याल रखना था, जो कि बहुत बड़ा हुक्म भी है, तो आज भी हम जज कर दो यार छड्डो पर आए थे उस पार्टी का गैनू की मुँह लाना है थे ख़राब नहीं थे फलान है। सो आई थिंक बहुत माशरे के अंदर ना तबाही फैल गई है, बहुत ज़्यादा इंसानी रिश्तों में तबाही फैल गई है। पहले लोग जनाजे पे आते थे, अब वो मैसेज कर देते हैं वो दुख का। सो आहिस्ता हम अपनी नॉर्म्स अपनी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे फ़ील हुआ कि ये वो जगह है जहाँ पे आप अब सच बोलना जो है वो इस वक्त वो उसकी जो करेंसी है वो राइज नहीं है। अमेरिकन ग्रेजुएट, उससे पहले एचिसोनियन। अच्छा, मुझे कहा जाए ना, मुझे मेरी प्रोड्यूसर कहे कि शान साहब को गंडासा थमाए, तो मुझे जो है ना बड़ी कोशिश के बाद भी उस गंडासे के ऊपर ना कलम लगाना पड़ेगा। ठीक है। और आपकी ये जो आपकी शख्सियत, जिस शान शाहिद को मैं जानता हूँ और हकीकी लाइफ में जो शान शाहिद हैं, तो ये कितना मुश्किल था, वो किस तरह आपको थमा दिया गया और फिर आपने किया भी, सुपर हिट फिल्में भी सुपर हिट हुई, उन्होंने बिजनेस भी किया
और आप ज़रूरत बन गए, उस फिल्म की भी ज़रूरत बन गए, लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल और आपका सिग्नेचर एक एलिमेंट बन गया। एलिमेंट बन गया जी, वो बिल्कुल मुझे लगा कि शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ उनको समझ नहीं आ रही, तो मैं ये कह दूँ जो ये कहना चाह रहे हैं। तो वो एज एन एक्टर आपको ये आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर तो मैं अपने आप को एक्टर समझता हूँ तो फिर मैंने ये चैलेंज अपने साथ किया कि मैं वो कर सकूँ जो मैं नहीं हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप फनकार बनते जाते हैं तो आप बेहतर होते जाते हैं, तो आपको अपने आप से चैलेंज लेना पड़ता है। तो जो मुझे फ़र्स्ट टाइम मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं पहले तो उर्दू फिल्म से ही बड़ा मुझे था, बिकॉज उर्दू फिल्म भी कोई आसान काम नहीं था। जिन लोगों के साथ काम करना था वो माशाल्लाह बिल्कुल एक एरिया के मतलब जहन के लोग थे, माइंड सेट के लोग थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पेनिट्रेट किया, फिर अपने आप को समझाया कि नहीं ये दुनिया और है, ये लोग और हैं, शायद ये बेहतर कह रहे हैं, ये इस तरह इनका सुन लो। तो जब पंजाबी की बारी आई तो वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि जो एक कलंदर होता है और एक बंदर होता है, तो बंदर का काम है आइटमें करना और कलंदर का काम है उस अपने आप को उस बंदर से बचा के रखना। तो मुझे लगा कि मुझे ये अपनाना है। फिर मैंने जितने हमारे बड़े ग्रेट्स, सुधीर साहब से लेके अकमल साहब, सुधीर साहब, राही साहब, इन सब लोगों को मैंने इनकी फिल्म्स देखी, मुझे पता लगा कि ये क्या किस तरह बोलते हैं, किस तरह डिलीवर करते हैं। बिकॉज आर्टिस्ट कई दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि वो किताब का सहारा ले और पढ़ना शुरू कर दे, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप देखते हैं पंजाबी में फिल्म्स करना इस वक्त मुश्किल तो होगा ऑब्वियसली। मुश्किल तो बहुत था, बोझ एकदम से बोझ नहीं था, एक बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन इन्जॉय बिकॉज आई इन्जॉय टास्क्स। देखें ज़िंदगी मज़ा नहीं आता अगर उसमें आप अपने आप को चैलेंजेस जो हैं उसको एक्सेप्ट ना करें। तो पहली दफ़ा जब उन्होंने मुझे कहा जी करना है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आई हैड टू गो इनटू अ डिफरेंट माइंड सेट, वेट, बिकॉज मुझे कहते थे कि आप इतने वो पतले हैं और वो कुर्ता खुला है और आप वो विलन इतने इतने बड़े हैं, तो वो लोग मानेंगे नहीं कि आप मार रहे हैं उनको। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैंने खाना शुरू किया, गेंड वेट। अच्छा, जब वो पंजाबी की अपनी बिकॉज वो पंजाबी की रिक्वायरमेंट वो थी बिल्कुल। लेकिन आप तो बड़ा वो रेगुलर एक जिम और एक्सरसाइज और वो नहीं सर, वो एक्सरसाइज दूसरी हो जाती है। वो अगर आपने बढ़ाना हो जिसम, उसकी एक्सरसाइज और है। राइट। लेकिन फिर आप उस तरफ जाते हैं कि यार जरा पंजाबी आना जाना, इसका जो फील है उसको मिलती रहे बंदे को। सो अभी भी मैं पंजाबी पढ़ नहीं सकता हूँ, तो मेरा एक जो मेरे असिस्टेंट हैं वो पंजाबी के डायलॉग जो हैं वो बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। आपको अपना कोई डायलॉग तो मैं सुन के याद करता हूँ उनको, तो आई कांट रीड इट। और वो आपने विलन्स की तो जिक्र कर दिया, हीरोइंस का साइज भी बताया ना, वो किन हीरोइन से आपका सामना हुआ उसमें ये हीरोइन का साइज तो डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा क्योंकि नहीं, लेकिन वो उसमें अच्छा ये हुआ कि एक तो वो पंजाबी का ट्रेंड ऐसा था और उसमें सीखने का बहुत मौका मिला। लोगों को मैं स्टडी करता था जाके कि यार इसको कैसे, ये अच्छा, ये इसमें ये अच्छी चाहत है, ये अच्छा। एक आदमी को एक खाना खाने गए तो एक आदमी को आदत है वो बार बार हर गलते वो कुर्ता जड़ना एंड करता है, तो उससे वो पिक कर लिया कि अच्छा यार ये भी हो सकता है इसको। सो इट्स अ फ्यूजन। आप जब एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, बेसिकली आप एक ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और आप उसमें से चीज़ें पिक करते हैं एंड देन यू मिक्स देम। और जैसा खुदा के लिए मैं जब उन्होंने मुझे कहा आपने म्यूजिशियन का रोल करना है, तो मैंने थोड़ा अली अजमत को पकड़ा, थोड़ा यहाँ से इस तरह पकड़ा, इनको मैंने फ्यूजन करके उनको एक नया कैरेक्टर डेवलप किया। सो व्हेन यू क्रिएट अ कैरेक्टर, बिकॉज कहानी तो सिनेमा में रह जाती है, आपके साथ घर वापस जो है वो किरदार जाता है। तो आप उस किरदार पे अगर काम हो, जो कि नहीं होता है आजकल ज़्यादातर कहानियों पे ही कहानियाँ, सो कैरेक्टर पे इतना वो फोकस नहीं होता। दो इंडस्ट्री में काम ना करके अगर मैं बतौर प्रोड्यूसर में कैलकुलेटर लेके बैठूं तो कम से कम आपने अपना 100 करोड़ का नुकसान किया होगा, कम से कम। बिल्कुल। तो मैं पहले एक इंडस्ट्री से आऊँगा और आज जो है ना उसमें जो आपका मिजाज है और आपने आज क्लियर करने हैं कुछ चीज़ों को, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सच ही बोलेंगे हमेशा की तरह, वो ये है कि जब इंडिया को आपने कंसेक्टिव रिफ्यूज़ किया तो उसके पीछे वो रियाज शाह साहब की आइडियोलॉजी और ब्लड के अंदर वो कश्मीर से मोहब्बत, बिल्कुल, और एक पाकिस्तान से मोहब्बत थी, रोल्स का इशू था, आपको कुछ खदशात थे कि पाकिस्तान के नंबर 1 को कहीं वहाँ जाके जो है ना किसी तरह से किल ना किया जाए या स्पॉइल ना किया जाए या उसके साथ हाथ ना हो जाए, जिस तरह बहुत से लोगों के साथ हुआ। सर, तो मैं 1 बाय 1 पूछना चाहूँगा। सबसे पहले
आमिर खान ने आपको गजनी ऑफर की, गजनी में रोल क्या ऑफर हुआ? और मुझे जो याद पड़ता है 8 करोड़ इंडियन उस वक्त आपको ऑफर हुए थे, क्या ये सच है सर? सर इसको ज़रा थोड़ा सा बताइए कि वो फिल्म छोड़ने की वजह क्या थी, क्यों छोड़ी? उसके बाद एक और फिल्म जो है सात खून माफ, उसका भी आप बताएंगे, उसमें क्या ऑफर हुई, किसने ऑफर की, रोल क्या था और छोड़ने की वजह क्या थी? ज़रा ये आ जाओ एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि इससे पहले ये लोगों को पता है कि आपने फिल्में छोड़ी, आपने बॉलीवुड को रिफ्यूज की, वजह लोगों को नहीं पता, ये वजह बतानी है सर। आज आपको कम लगे गजनी से सर? नहीं, बेसिकली तो पहले तो मैं ये आज आपके शो पे मैं ये बैठ के आपके शो की वसात से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इंडिया जाने से किसी को नहीं रोकता हूँ। किसी हीरो ने, किसी एक्टर ने, किसी बंदे ने वहाँ जाना है वो जाए, हर एक का अपना एक जहन है, एक अप्रोच है, जो उसने करना है वो करे ज़िंदगी में। हमारे यहाँ सबसे बड़ी इशू ये है कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो लोग समझते हैं मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मेरी वजह बिल्कुल आपने पहले दफ़ा ही में बता दी। मेरी पहली असल वजह यह है कि मेरे बाप की जो, मेरे फादर की जो आइडियोलॉजी है वो कश्मीर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे बीइंग अ सन लगा कि मुझे एज एन इंडियन अगर कुछ इश्यूज़ मुझे तंग कर रहे हैं, राइट्स के इश्यूज़ हैं, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, एक इलाके में पिस रहे हैं लोग, तो मुझे फील हुआ कि मुझे एज रियाज शाहिद सन आई वोंट बी डूइंग जस्टिस टू हिम। और कल मिल तो लेना ही, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, ऊपर तो जाना है, तो जब सामने आना है तो क्या मैं शक्ल दिखाऊंगा। तो मेरा तो पहला ज़हन तो ये था कि इंडियन के साथ काम ना करने की वजह ये थी। उसके बाद जहाँ तक आमिर खान की बात है, वो भी उसी कैटेगरी में फिल्म आ रही थी, लेकिन वो एक स्टेप ऊपर थी। वो स्टेप ऐसे थी ऊपर कि आपके पास इतनी बड़ी आबादी है, 2.25 अरब 2.5 अरब की आबादी है, आप एक गजनी ढूंढ लें ना वहाँ से, आपको पाकिस्तानी गजनी क्यों चाहिए? आमिर खान ने कॉल किया आपको सर? जी जी। अच्छा। वो उस सिलसिले में उन्होंने कहा जी विलन का रोल है तो आप विलन का रोल कर लें। ठीक है। आई सेड बिल्कुल, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको वहाँ इतने विलन हैं, आपको जब प्रोड्यूसर आपकी नेशनैलिटी को साइन करना चाह रहा हो, आपकी एक्टिंग एबिलिटीज़ को नहीं, तो आपको ये देखना होता है कि मैं इस छोटे से खित्ते को भी रिप्रेजेंट करता हूँ जिसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं, इनके दिलों पे मैं राज करता हूँ, प्यार करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं। तो अगर मैं वहाँ जाके विलन, और विलन भी वो वाला विलन नहीं जो छेड़छाड़ में इन्वॉल्व हो वो वाला विलन जो बहुत बुरा है, मतलब हीज बच्चों के पार्ट्स बेच रहा है और वो प्रोस्टिट्यूशन में है, ड्रग्स में है, कॉन्सेप्ट नहीं। या सर मैं इंटरप्ट करके एक बात पे मुझे एतराज़ है आपकी, जो आपने एक्टिंग एबिलिटी की बात की और नेशनलिटी की बात की, जहाँ आपका नाम आता है, जितना मैं बॉलीवुड को जानता हूँ, तो वहाँ तो आपकी एक्टिंग एबिलिटी ही होनी चाहिए थी, और उन्होंने पाकिस्तान का नंबर 1 जो है वो चुना पिछले 3 दहाइयों से, तो ये वजह थी सर। अब आप कंटिन्यू करें सर। तो एक तो ये वजह थी, फिर उन्होंने मुझे एक और फिल्म आई, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने आपको दिल्ली 6 नहीं दिल्ली 006 ऐसे ही कोई नाम था फिल्म का, वो दिल्ली 006 है। हाँ वो हिदार रहमान है, वो नहीं वो थी अभिषेक बच्चन था। अच्छा जी। अच्छा सर, उसको फिर आपने रिफ्यूज कर दिया गजनी को सर? गजनी मैंने नहीं की। ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये सात खून माफ थी फिल्म, इसमें भी क्या करेक्टर आपको ऑफर किया? इसमें वो थी कि वो आई थिंक कुछ 7 शादियां करती है वो जो लड़की होती है, प्रियंका चोपड़ा। हाँ वो उसमें से एक शायर था, कोई फलां था, तो वो शायर उन्होंने कहा जी, तो मैंने बेसिकली आई डिडंट वांट टू डू इट, यू नो। मसला ये है कि जहाँ पे बराबरी ना हो, जहाँ पे हाँ आप एक पाकिस्तान का फिल्म बनाएं, आप इंडियन एक्टर को ले लें, उसको यहाँ दुबई में, लंदन में जाके जहाँ मर्जी शूट कर लें, तो वो स्क्रिप्ट की नौयत और होगी, बैलेंस स्क्रिप्ट होगा, बैलेंस अप्रोच होगी, will seem like a collaboration. या और नंबर 1 सबसे बड़ी बात देखें, मेरा उनके साथ काम ना करना जो है वो मेरा एक ज़ाती मसला है, लेकिन हमारे यहाँ जब वो हमारी मज़े की बात नईम साहब ये है कि उनको ना करके सारी इंडस्ट्री मेरी जो है वो मेरे खिलाफ हो गई। अच्छा वो कैसे कि जी आपने इनको ना क्यों की, यानी आप कह रहे हैं हम भी ना जाएं। भाई आप जाएं, आपको किसने रोका है? मैंने आपका कौन सा पासपोर्ट पकड़ लिया? आप लोग जाएं, अपना काम करें, जहाँ जहाँ रास्ता मिलता है, जहाँ जहाँ गली मिलती, घुस जाएं उस गली में, अपनी ज़िंदगी बनाए जाए। तो मेरा ये मौक़िफ़ जो था, हमेशा से मैं ये क्लियर करना चाहता था कि मेरा किसी को रोकने का मकसद नहीं या किसी को नीचा दिखाने का मकसद नहीं। अगर आपको वहाँ समझ आती तो आप करें, बिल्कुल करें, नो इश्यूज़। तो जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि इट्स बीन ईयर्स एंड एजेस नाउ। जी जी। ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई है, शिफ्ट हो गई हुई है,
कराची में, तो जब लॉलीवुड की बात करते तो हम कह सकते हैं कि अब वो कराचीवुड बन गया? देखें, वो तो कराची शिफ्ट इस तरह हुई कि उन्होंने ख़ुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दी फिल्में, और वो चैनल्स उसमें इन्वॉल्व हो गए, और फिर वो एक सर्टन कास्ट को लेते हैं, एक सर्टन प्रोडक्शन को लेते हैं, एक सर्टन एरिया को लेते हैं। तो उससे हुआ ये कि वो ओवरऑल आप देखें तो क्रिएटिव काम जो है, जो फिल्म के हवाले से है, वो ज़्यादातर हमेशा पंजाब में, लाहौर में ज़्यादातर हुआ है। सारे स्टूडियोज़ यहाँ पे थे। पहले इंडस्ट्री जो थी वो कराची से यहाँ आती थी फिल्म बनाने के लिए। एक बड़ा अच्छा बैलेंस था, इधर बन रही हैं फिल्में और उधर बन रहा है टेलीविज़न, सो इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन आप देख लें, जब से जिस रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 15 साल में मेरे ख्याल में 100 फिल्म लगी होगी। किसी एक का गाना आप बता दें क्या है। आज भी आप गाना गाएंगे तो पंजाबी फिल्मों का ही गाएंगे, पुरानी फिल्मों का। सो मेरा कोई इससे ये नहीं कि वो अच्छा काम नहीं करते, फला नहीं करते, बट एक बैलेंस क्रिएट होता है कि आप इस एरिया में ये कर रहे हैं, इस एरिया में ये कर रहे हैं, सो एक हार्मनी रहती है। अब वो माशाल्लाह ड्रामे इतने बनाते हैं कि उनकी फिल्म भी ड्रामा जैसी लगना शुरू हो जाती है, बिकॉज उनका फोटे वो है, वो अच्छा काम करते हैं ड्रामा में। तो जब वो फिल्म में आते हैं तो वो समझते हैं कि इस मीडियम का फ़र्क ही कोई नहीं है, तो घंटे की है वो, ड्रामा लंबा होता है तो ये फिल्म तो बनी जाएगी। ये कभी आप क्रिकेट खेलने वाले से पूछें कि टेस्ट मैच में और T20 की बैटिंग में क्या फ़र्क है, जिस तरह ड्रामा और फिल्म में, तो इसी तरह ही ये माइंड सेट फ़र्क है। टेक्निक बेशक ग्राउंड वही है, बैट वही है, बॉल वही है, लेकिन टेक्निक फ़र्क आ जाती, तो जिसकी वजह से हम लोग अभी तक सब स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे और इंडस्ट्री चल रही थी, अब पैसे हैं और इंडस्ट्री नहीं चल रही। सर आप जो है कुछ टेक्निकलिटीज़ पे रोशनी डालें ना सर, कराची को मशवरा दें। बॉलीवुड की तरह यहाँ भी जो है आप कराची फिल्म्स जो हैं ख़ुद काम नहीं कर रहे, ऑफ़र्स हुई, रोल पसंद नहीं आए, किस तरह जो है फिल्म बनेगी, फिल्म कब बनेगी कराची से? देखिए, फिल्म तब बनेगी कराची से जब उनके जो हीरोज़ और हीरोइंस और कास्ट जो है वो ड्रामा छोड़ेंगे। जो चीज़ मुफ्त में नज़र आए उसकी टिकट नहीं खर्ची जाती। जितने जानवर आपको चिड़ियाघर में नज़र आएंगे वो सड़क पर नज़र नहीं आएंगे, इसलिए उन पर टिकट है। तो आप अगर ड्रामे इतने अच्छे हैं तो आप इनको लगा दें ना, सिनेमा में लगा दें, टिकट लगा दें, देखेंगे लोग जितने देखते हैं। टीवी फ्री है, आवाम के लिए फ्री है, आप उनको फ्री एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, आप ऑन करते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है। बीच में ऐड भी आ रहे हैं, बीच में रुक भी रहा है। फिल्म ये है नहीं, फिल्म का मीडियम मिजाज और है। आप मुझे अगर टीवी में लेकर जाते हैं तो मुझे सीखना पड़ेगा पहले। मैं पहले देखूंगा कि मुझे किस तरह इस कैमरे को हैंडल करना है, अपने किरदार को रखते हुए ये ना लगे कि मैं ही बीच में एक फुलझड़ी फिरी जा रही हूँ, इनके साथ स्टैगनेंसी में रहना है। सो हर चीज़ की एक टेक्निक है। तो हमारे यहाँ हम समझते हैं कि जिसको जो गा लेता है वो हर गाना गा लेगा, जो रो लेता है वो हर काम कर लेगा, हंसा भी लेगा। ये एक डिफरेंट एरिया है बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि कामयाबी के सफ़र में आप अपनी गलतियाँ नोट करना शुरू करें, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। कामयाबी एक ऐसी ऐनक है जिसके बाद आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने कभी छोटी स्क्रीन का सोचा, या मुस्तकबिल में कभी जो है कोई छोटी स्क्रीन पे आपका कोई बड़ा सीरियल, कोई ऐसा रोल? देखिए, मैं ये सारे चैनल्स वाले हैं, ये ड्रामास बनाते हैं। हम सफ़र मुझे आई थिंक ऑफ़र हुआ था पहले, तो उस वक्त मैं बहुत बिजी था, मैं नहीं कर सका। में कौन सा कैरेक्टर आपको ऑफ़र हुआ था? हम सफ़र में फवाद वाला, तो वो ड्रामा उस वक्त मैंने किया नहीं, बिकॉज़ क्योंकि फवाद के साथ मैंने पहले काम किया था, ये खुदा के लिए मैं आया था। तो उस वक्त बिल्कुल ये कोई बैंड था, आई थिंक EP या कोई ऐसा बैंड था, उसमें ये जट एंड बॉन्ड कोई ड्रामा बनाते थे। तो फिर शुएब साहब के सेट पे मेरी पहली मुलाकात हुई उनसे। बट एनीवे, सो मुझे फील हुआ कि ये जो एरिया है सारा, ये इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। हम लोग बट गए हैं पहले ही। जब तक हमारा वो स्ट्रेंथ हम इकट्ठी नहीं करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को समझना। तो अभी भी मेरे ख्याल में टेलीविज़न में भी जितने ड्रामे हैं और बन रहे हैं, और इनको अच्छा कोई प्ले आएगा बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंस्पिरेशन वाली चीज़ नहीं आई जिसमें बंदा
एक्सेल कर सके। बल्कि मुझे तो हैरत है कि अब ये इन सबको अपने OTT प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, जहाँ पे ये अगर नेटफ्लिक्स इनका माल नहीं खरीद रहा तो कम से कम ये खुद लोगों को माल बेचना शुरू करें। स्क्रिप्ट की बहुत कमी महसूस करते हैं सर आप दोनों मीडिया में, फिल्म में भी और ड्रामे में भी? जी बिल्कुल, दोनों में बहुत कमी है। मेरे ख्याल में अभी भी आपके गिने चुने 2-3 राइटर्स ही हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। बाकी अगर आप आजकल के OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं तो मेरे ख्याल में कौन सी बात है जिस पे फिल्म नहीं बन चुकी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो स्क्रिप्ट्स, और देखिए एक जंग में बहुत सी कहानियाँ होती हैं, लव स्टोरीज भी होती हैं, ढूंढने की बात होती है कि आप किस इलाके में से क्या निकाल सकते हैं। तो फ़र्क ये था नईम साहब कि जब कराची जो है माशाल्लाह वो पैकेजिंग, सेलिंग, रिटेलिंग में बहुत अच्छा है, तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो एक दरख्त को बड़ा करें और उसका फल आए तो फिर वो फल बेचें, वो दरख्त बेच देते। सो दे सच अ इतनी अच्छी वो उनकी बिजनेस मैनेजमेंट है कि उनको वन बाय वन उनको आइटम्स चाहिए, तो उसके अंदर से रुक के सोचने वाला बंदा जो है ना वो उनको टाइमिंग में ज़रा डिले करता है। तो मुझे फील होता है कि स्क्रिप्ट वहीं पड़े होते हैं, कहानियाँ वहीं पड़ी होती हैं। सो कहानियाँ ढूंढने से मिलती हैं। वो ऐसे ही वो आप देख लें ना, सब ड्रामे आपको एक ही टॉपिक के लगेंगे कि जी इसकी रेटिंग आ रही है, इसको ये बना लो। अच्छा सर, वो जो एक उर्दू सुपरहिट मूवीज़ का आपका फ़ैन था और फिल्म बीन था मेरे जैसा, वो गंडासे पे थोड़ा सा ना अफेंड भी हुआ, नाराज़ भी हुआ, उन्होंने कहा यार साढ़े हीरो की हो गया। फिर जब छेती बोड़ी में तबीबा जैसी परफॉर्मेंस आई तो उसको वहाँ भी वही एक अदबी टच भी मिला, उसको वहाँ पे वही रंग भी नज़र आया और अपना हीरो दोबारा पंजाबी में भी नज़र आया। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि वो जो रोल था ख़ास तौर पे, और जो आपने वो घुंघरू बाजू पे बांध के वो परफॉर्म किया। जी। अच्छा, घुंघरू तो मैंने फर्स्ट टाइम हमने देखा कि कलाई पे किसी ने बांधा हो, उस हवाले से भी बताइए। बिल्कुल वो आई थिंक एक जो एक्टर होता है वो एक राइटर का मरहून मिन्नत होता है और एक डायरेक्टर का मरहून मिन्नत होता है कि वो एक अच्छा सोच, अच्छी चीज़ लेके आए। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू नूर साहब, सैयद नूर साहब ने वो जो किरदार लिखा, आई थिंक वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। बहुत अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आ रही थी जो पंजाबी की रोमांस थी विद द टच एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ सूफीज़म। सो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट है एंड साइमा अमेजिंग परफॉर्मेंस शी डिड। सो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जो हारमनी है, ऑन स्क्रीन हारमनी जो है वो किसी एक्टर के साथ डेवलप हो, और फिर डायरेक्टर इतनी स्पेस दे एक्टर्स को कि वो अपनी एक जोन क्रिएट करें और उस जोन में रहना शुरू कर दें और दे डोंट रियली, नथिंग रियली मैटर्स। सो मुझे लगा कि ये एक तो नूर साहब का बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था। तो इसमें जब उन्होंने डिफ़ाइन किया कि इस कैरेक्टर को वो किस तरह देख रहे हैं, फिर हमने बैठ के उसके ऊपर काफ़ी काम किया कि मैंने जब वो डांसिंग वाला आया, उन्होंने नूर साहब ने वो शाम को सामने रख के लिखा गया था ये कैरेक्टर। ये ऐसा तो नहीं था कि कहानी लिखी जा चुकी है और उसके बाद आपसे मीटिंगें हो रही हैं और ऑप्शंस भी सोचे हों। और देखिए ये तो नूर साहब को बेहतर पता होगा कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन मुझे लगा कि ये कहानी में जो किरदार वो मांग रहा है राइटर, वो मैं कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने उसको पेंट किया। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब आप एक इंसान को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं तो आप उसकी बेहतरीन चीज़ें बाहर निकालते हैं। तो एज एन एक्टर मुझे ये फील हुआ कि उसमें बहुत मार्जिन था बहुत कुछ करने का। उसके बाद वो जो धमाल थी वो उन्होंने जब मुझे बताया तो इट वाज अमेजिंग। तो उनको मैंने कहा शाह जी इसको वी शुड वेयर इट ऑन द हैंड कि ये एक नया उसके फील आएगा। और पाँव से हाथ तक घुंघरू कैसे पहुंचा सर? बस वो वी ऑल डिसाइडेड, हम सारे बैठे हुए थे तो मैंने कहा जी ये वाला देखें, अगर इस तरह करके देखते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये इसको हाथ पे बांधना है और ये करना है। सर ग्रेट। तो और उसमें वो जो डांस है वो डांस एक्चुअली है नहीं, वो मैं एक बाबा फरीद के जाता था मैं, तो वहाँ रात को बहुत लेट कोई 2-3 बजे मैं बैठा हुआ था दरबार पे। तो एक कोई अल्लाह का प्यारा फ़कीर कोई, उन्होंने यहाँ तक कपड़े के घुंघरू बांधे हुए थे और एक कॉटन की पेशवास सी थी उन्होंने पहनी हुई थी, खूबसूरत सी दाढ़ी थी और एक पगड़ी थी सर पे। तो वो रात का समा जो था वो उस समय में वो
डांस करके वो कुछ कर रहे थे, कोई इबादत कर रहे थे या क्या वो गुफ्तगू कर रहे होंगे अपने, जहाँ भी उनका कनेक्शन था। तो मुझे देखने में लगा कि मैंने फिर वो वाला जो अंग था, अच्छा, फिर उसको मैंने इस्तेमाल किया उस गाने में, अडॉप्ट किया उसकी जो चीज़ें थी, उसकी जो एक उसकी जो वजद का एक फील था उसके अंदर कि वो अपने एक जोन में है इस वक्त, डजंट केयर कि वो कौन है, ज़ात पात से आगे निकल गया है। सो वो उस फील में आया वो, और लगा कि आप खुद भी आप उसको इतना एंजॉय कर रहे थे हाँ कि वो गंडासे और वो कलाशन वाले हाथ में घुंघरू बस ये जब हाथ कराए के हों तो जो मर्जी रख दिया जाए। वाह वाह। करेक्टर में जब आप रहते थे तो कितनी देर लगती थी करेक्टर से वापस निकलने की, जब शूट खत्म हो जाता था? ये बड़ा एक मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा फैसला है और गाइडेंस है मेरी अम्मी की तरफ से कि जब मैं एवेन्यू स्टूडियो या कि वहीं पे मैं छोड़ के आता हूँ, जो भी होता है, तो बहुत ज़रूरी है ये, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, नहीं तो वो घर में भी वैसे ही जैसे बाहर हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को जैसा जब मुझे लगता है कि जब भी आप अपने गेट से बाहर निकलते हैं तो आपने एक नए किरदार की ज़र्रा ज़रूर पहनी हो, ताकि जो भी हमला हो आप उसको सेट कर सकें। तो जब आप घर आते हैं तो वो ज़र्रा आपने बाहर उतार के नहीं, क्योंकि घर में एक बाप, एक भाई, एक बेटा, इसकी ज़रूरत है इन 3 किरदारों की, और उन 3 किरदारों में झूठ कहीं भी नहीं है। अच्छा, एक्टिंग के साथ ना म्यूजिक आपके अंदर हमेशा से बिल्कुल बहुत रहा और आपके बड़ा करीब रहा म्यूजिक। और अब मुझे इत्तला मिली थी कि शायद आप जो एक यूके यूरोप का टूर भी करने जा रहे हैं, हाँ जी, और वहाँ आप खुद जो है गा भी रहे। हाँ, तो इससे पहले जिले शाह में आपने गाया था? जिले शाह में गाया था। वो कैसा तजुर्बा रहा? वो बस वो ऐसे तो था, बहुत देर तक नहीं पता चला कि आपने गाया इतना जबरदस्त गाया। नहीं, वो कोई ना कोई पोर्शन जरूर गा के सुनाए। उसमें था ये कि वो एक किरदार था उसमें, इसमें गाना था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए, तो एक डायरेक्टर बैठे हुए थे, तो जब वो बात हो रही थी कि वो सिंगर नहीं मिल रहा, वो फलानी हो रहा, उसने कहा कि मैं अभी नहीं अवेलेबल, तो मैंने कहा यार मतलब अभी शूट करना है तो मैं गा देता हूँ ना, ख़त्म करो इसको, जल्दी ख़त्म करना है। अच्छा, वो गाय ट्रैक था या गाय भी या फिर नहीं, उस वक्त अभी तो हम तय कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने, उनमें से जो डायरेक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप गाएंगे? नहीं आप ना गाइएगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों? नहीं आप नहीं गा सकते। मैंने कहा यार अगर मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, मैं ये फिल्में कर सकता हूँ, तो मैं गा के नहीं सकता, माइंड सेट ही चेंज करना है ना। ठीक है। तो वो उस बात पे मैंने कहा कि मैंने गाना है, मैंने ये गा के दिखाना है। फिर आपको चैलेंज आ गया है? हाँ, मैंने कहा मुझे दिखाना है। फिर मैंने वो मेरी आवाज़ में, वो आज भी जिले शाह फिल्म में नी सइयों असी नैना दे आखे लगे। सर जरा वो गुनगुना देंगे प्लीज। नी सइयों असी नैना दे आखे लगे, जेड़े नैन मुर्शिद नल लग दे, जेड़े नैन मुर्शिद नल लग दे, ओ कदी भी न जांदे ठगे, नी सइयों। जबरदस्त, क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। सो वाह वाह, ये क्या बात। उस जगह पे होना या उस जगह पे खड़े होकर कहना। अच्छा, वो मैं आपको बताता चलूँ नहीं सर कि किरदार जब आप कोई कर रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली कोई और आदमी होता है, और फिर उस आदमी की लवाजमात और उसकी केटर पूरा करना, उसकी एक चीज़ डिटेल को पूरा करना, उसमें ये भी हिस्सा आ जाता है। अब जो बाहर आप कॉन्सर्ट्स करेंगे या शोज़ आपके होंगे, वेम्बले एरीना या O2 एरीना या अमेरिका में कर रहे हैं, तो वो आप अपना जो फिल्मी म्यूज़िक है वो परफॉर्म करेंगे ऑलरेडी जो आप कर चुके हैं, या कोई नया म्यूज़िक बन रहा है? देखें, किस टाइप की परफॉर्मेंसेस होंगी वो? उसमें मैं पहले ये कहता चलूँ कि एक फ़नकार का या एक एक्टर का म्यूज़िक से क्या ताल्लुक़ है। म्यूज़िक जो है वो समझ लें कि क्रिकेट की फील्डिंग है। आप अगर बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, जो भी हैं, फील्डिंग आपने करनी है। ओके। और आपकी क्वालिटी एज अ बैट्समैन बॉलर अलग है, एज अ फील्डर अलग है। तो एज एन एक्टर अगर आप साउंड को नहीं समझते, म्यूज़िक को नहीं समझते, सुरों को नहीं समझते, मतलब मेरा रियाज मैं करता हूँ डायलॉग्स के लिए, डायलॉग्स में भी वही सुर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपने मुझे पूछा पंजाबी फिल्म आपने कैसी की, तो मैंने ऐसे की कि राय साहब बोलते थे उतले सा से, ओए मैं तेनू सा, इस सा से बोलते थे। अच्छा, वाह। तो मैंने उनका निचला सा लगा लिया, ओए मैं तेनू कह रहे हैं, तो मैंने उसी सा को पकड़ते हुए उन्हीं की चीज़ को बेहतर नया रंग देते हुए, इसलिए आपको जब सुरों का समझ आती है, म्यूज़िक की समझ आती है,
तो मेरे ख्याल में हर नदीम साहब बेहतरीन सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं। जो रिश्ता है एक आर्टिस्ट का और म्यूज़िक का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप उसे समझना शुरू करते हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी में भी वो सही 7 सुर लगते हैं जो गाने में लगते हैं। सो उसको आप एक टाइम पे आके आप म्यूज़िक को इतना फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि आपको अपना एक वर्जन नज़र आना शुरू हो जाता है। अब जैसे आपने पूछा कि हम कौन सा म्यूज़िक करें, तो मैडम की जो 1-2 गज़लें, बिकॉज देखिए आजकल मैं जो म्यूज़िक देखता हूँ उसमें ये है कि हमारा जो एक मैसेज है या जो एक लिटरेचर है, जो आर्ट है, जो पोइट्री है, वो है ही नहीं, वो मिसिंग होना शुरू हो गई है। अभी भी जितने भी आप हिट गाने देख रहे हैं अभी वो सारे पंजाबी में हैं और मतलब उनकी लाइंस पंजाबी हैं, उनमें कोई मैसेज है, कोई पोइट्री है, कोई आपका दिल करता है सुनने को। सो मुझे लगा कि ये बहुत एक गैप है। जिस तरह अगर आप देखें कि मिर्ज़ा गालिब, अगर गुलजार साहब का मिर्ज़ा गालिब जो है, अगर वो ना आता तो गालिब हमारी जनरेशन तक ना पहुंचता म्यूज़िकली, तो वो उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, गालिब को घर घर पहुंचाया, क्योंकि म्यूज़िक आसान कर दिया आपने। तो इसी तरह मुझे लगा कि इकबाल की बहुत सी पोइट्री है, फैज़ साहब की बहुत पोइट्री है, फराज साहब, अहमद फराज साहब की बहुत पोइट्री है, अहमद नदीम कासमी साहब की बहुत पोइट्री पढ़ी है जो गानों में इस्तेमाल हो सकती है, जो कि लोग नहीं करते हैं। बिकॉज जो गाना लिख रहा होता है उसको लिरिसिस्ट मिलता नहीं है, तो वो खुद ही पेन पकड़ के अपने हिसाब से लिख लेते हैं। तो वो आई थिंक वो वी आर लूजिंग आउट ऑन द क्वालिटी ऑफ। देखिए मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ फिर बार बार कह रहा हूँ नहीं हूँ कि मैं नई जनरेशन जो म्यूज़िक सुन रही है जैसा सुन रही है बहुत अच्छा है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट एक बैलेंस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम बराबर जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। एक साइड पे आपकी तामीराती काम हो रहे हो और एक साइड पे आपका नई इनोवेशन हो रही हो, एक साइड पे आपकी R&D हो रही हो कि आगे क्या हो सकता है 100 साल बाद। ये सारा एक नेशन को एक कौम को बनाने में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों को साथ लेके चलना है। रूट्स, ग्रास रूट लेवल्स पे अगर आप देखते हैं कि वो एक एथनिक कोड है, वो तो सबका सेम है, मोरालिटी का कोड सेम है। सो आई फील के दोनों तरफ काम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गाने अच्छे नहीं, वो बंद हो जाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक इतना रूम है, 27 करोड़ आवाम में 5 सिंगर हैं, 4 एक्टर हैं, 3 क्रिकेटर हैं, 12 क्रिकेटर हैं, उसके अलावा किसको अपॉर्चुनिटी मिली है जो अपना आर्ट या अपना क्रिकेट या अपना क्राफ्ट शोकेस कर सके। सो इतने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होने चाहिए कि जिसमें आप देख लेना आपके सामने टिकटॉक का क्या हाल है, इससे ज़्यादा अवाम आपको क्या बताए कि उनको क्या चाहिए। आप देखें वो हर बंदा जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, हर बंदे के आगे फ़ोन है, क्या वो खा रहा है, क्या वो पी रहा है, सब वो दिखा रहा है। हमारे दौर में तो कहते थे कि भाई खाना खाने लगे इधर उधर हो जाओ, नज़र ना लग जाए। आज तो आप अपनी खुद खाने की तस्वीर खींच के नज़र लगवा रहे हैं। सो दैट्स योर आइडिया, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। जहाँ पे आप डिबेट में आते हैं, जब 2 जनरेशन्स आपस में बातें करती है और अगर आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं तो वो एक डिज़ास्टर है। हार्मनी लेके आनी चाहिए उसमें। एक्सेप्ट अस विद आवर बैकवर्डनेस एंड वी एक्सेप्ट यू विद योर फॉरवर्डनेस। आई थिंक दैट्स द एटीट्यूड दैट वी शुड कम टूवर्ड्स। एंड हमें आपका म्यूज़िक बहुत पसंद है, बट वांट यू वेंचर इनटू समथिंग लाइक दैट। हर शायर का अपना एक डायमेंशन है, वो अपना एक शेर से आपको एक दुनिया में लेके जा रहा है, एक एहसास खोल रहा है आपके अंदर। तो आपके म्यूज़िक में वो बाकी सब कुछ है, वो 2 चीज़ें मिसिंग हो रही हैं। वो एहसास हल्का सा गायब है, इश्यूज़ गायब हैं, गम गायब है। सो आई थिंक ये जो मेरा म्यूज़िक मैं जो बनाना चाह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ शान अनप्लग्ड के नाम से, अच्छा उसमें ये है कि आप इट्स अनप्लग्ड, और सिर्फ म्यूज़िक अनप्लग्ड नहीं है, गुफ्तगू भी अनप्लग्ड है। तो आप जो मर्ज़ी सवाल पूछ सकते हैं, देयर हैज़ टू बी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा जो व्यू है वो अनप्लग्ड, आई विल बी गिविंग दैट इन दैट सेशन एज वेल। सो चलिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इट्स अ सरप्राइज जो भी आपने डिस्क्लोज किया है। मूविंग ऑन, मुझे ये बताएं, जब बात करते हैं आपकी शादी की, आपकी मिसेस से आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, लव मैरिज थी या लव एट फर्स्ट साइट था या मदर की चॉइस थी, सब बताइए ज़रा। और उस वक्त जो है एक पीक और सुपरस्टार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, शान शाहिद, और इतनी हीरोइंस और इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और कैसे बस वैसे ये तो बताया था। अच्छा, वो प्रपोजल्स तो अन्य आए होंगे ना, प्रपोजल्स वो भी जरा डिस्कस करें। सुपरस्टार थे आप इस वक्त। जी बिल्कुल। ये तो उसमें देखिए, जो एक हम बेसिकली कश्मीरी हैं,
हम जो भी बन जाए हम कश्मीरी हैं। तो आमना इज कश्मीरी। तो हमारा जो एक शादी का जहाँ तक है ताल्लुक हुआ, आई थिंक इट्स विद द पेरेंट्स नंबर वन। उनका जो डिसीजन है और आपकी जो पसंद है वो बेसिकली मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल ये है कि पहले इंसान को अपने आप से शादी करनी चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे से शादी करनी चाहिए। वाह। तो शुक्र है कि मैं इस एज में था कि मेरी अपने साथ शादी हो चुकी थी। अपने साथ कर ली थी। हाँ, तो उसके बाद आमना आई मेट, इट्स अ लव स्टोरी बिकॉज आई थिंक इट्स लव एट फर्स्ट साइट एज वेल। और फिर जब हमने एक दूसरे के घर रिश्ता भेजा तो पता चला कि हमको पहले ही कहीं ना कहीं से एक दूसरे कनेक्शन मिल रहा है। तो कश्मीर में जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें बांडेपुर जो है वहाँ पे आमना का गांव है वो, तो वहाँ से ये लोग माइग्रेट किए। देयर बांडेज, इनका जो नानका है वो ख्वाजे हैं और हम लोग जो हैं शेख हैं कश्मीरी। तो वो एक ऐसा पुराने एक दूसरे को मिल गए, then the whole festivity became और दूसरी मुझे ये लगा कि आई थिंक द बैलेंस, जो एक आर्टिस्ट को एक बैलेंस चाहिए होता है, बिकॉज हम लोग एक दो पॉइंट आगे पीछे होते हैं पागल होने से, बिकॉज आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं, अपने हाथों को किसी और तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाल कहीं और कर लेते हैं, किरदारों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर। तो हमें एक बैलेंस, एक ऐसा एंकर चाहिए होता है जो हर तूफ़ान से इस किश्ती को बचा ले। मेरे ख़्याल में फ़नकार एक किश्ती की तरह होता है और उसका जो कनेक्शन है वो लाइट हाउस की तरह होता है ऊपर, और एंकर जो है वो उसका ख़ानदान होता है। तो मेरे ज़िंदगी में अगर कोई बैलेंस लेके आया जिसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ़न, चीज़ें, हर चीज़ की अलाइनमेंट रखी, और मेरे घर को चीज़ माशाल्लाह मेड इट फोर्ट्रेस इन अ वे। सो आई थिंक ये सब क्वालिटीज़ जो थी, मुझे लगा कि अगर मैं अपने जैसे किसी से शादी कर लूँगा तो वो दो पागल क्या करेंगे। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, समवन फ्रॉम द अदर साइड। या सो आई थिंक आमना इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, शी सिंग्स, राइट्स। उस जमाने में होता था ना, यूजुअली एक नोशन था एक्टर्स के साथ शादी करना, या द फिल्म इंडस्ट्री कुड बी स्ट्रेंज इंडस्ट्री। अब तो डिड आमना एक्सेप्ट दैट यू बीइंग अ सेलिब्रिटी एट अ टाइम? उनको कोई इशू नहीं था आपकी एक्टिंग से, या कभी कोई इख्तिलाफ नहीं? अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, मेरे कि वो एक कैमरा की लाइन क्रॉस करती है, मैं किसी और का हस्बैंड हूँ। यू नो, जिस तरह हमने इंटेंसिटी से काम करना है, वो उसके लिए आई थिंक शी इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम इन दैट कॉन्टेक्स्ट। कभी कोई रोमांटिक रोल किया, वापस आप घर आए तो उन्होंने पूछा हो? नहीं, वो वी हैव नेवर डिस्कस्ड। कभी भी हम फिल्म भी इकट्ठे देखते हैं अपनी, बट समहाउ शी, मुझे खुद एक दफ़ा हम बैठे हुए खुदा के लिए देख रहे थे, तो मैंने रोना शुरू कर दिया उसके एंड में। तो मुझे कहती हैं आप क्यों रो रहे हैं, आपने तो मतलब, मैंने कहा यार बिकॉज मैं इस आदमी को जानता हूँ, बहुत बुरी हुई है इसके साथ। मैं उस किसी और को मिल रहा था, वो मैं नहीं था जो खुदा के लिए मैं जिससे जुल्म हो रहा, बस वो जिंदा है कहीं पे। तो मैं एज ए किरदार उससे ये फील कर रहा था, एंड दैट्स द डे शी रियलाइज दैट इट्स अ डिफरेंट मैन, ही हैज नथिंग टू डू विद दैट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई किसी फिल्म में ऐसा एक रोल कर दिया हुआ है, फिल्म रिलीज हो गई, अब भाभी ने कह दिया कि वो फिल्म देखने चलना है, तो आपने उसमें कोई ऐसी चीज़ की है कि आप अवॉइड कर रहे हैं, नहीं छोड़ो क्या देखने जा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि फैमिली के साथ मैंने फैमिली, सारे एक्टरों की फैमिली जो है ना, उनको सेंसर बोर्ड नहीं जाना चाहिए। सो आई थिंक दैट जो हमने किया होता है ना, वो माशाल्लाह सारा इकट्ठा है, सारा जो है वो अनकट आ जाता है। शादी से पहले दोनों ने आपकी पहली मूवी कौन सी देखी साथ सिनेमा जाकर? हाँ, ये बताइए। आई थिंक हमने मुझे चांद चाहिए देखी। मुझे चांद चाहिए। नाइस। तो ये बताएं, आपके जब बेटियों की बात करते हैं, आपकी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, और शाहिद अफरीदी की भी माशाल्लाह इस तरह ही गॉट ब्यूटीफुल डॉटर्स। वो ये कहते हैं कि जब उनकी बेटी की पैदाइश होती है तो उनका नसीब, मेरा नसीब जो है वो बदलता है। कभी आपको बेटी की ख्वाहिश हुई? मेरा आई थिंक सबसे बड़ी बात हुई कि मैं आई वाज रेज्ड अप बाय अ वुमन, सो आई एम अ सिंगल पेरेंट रेज्ड मी अप। सो मुझे तो 4 माएँ चाहिए थी, और तो मुझे तो अल्लाह ने दे दी। मैं तो जाहिर है मेरी ख्वाहिश थी, मुझे फील हुआ कि बेटियां जो हैं, मैंने क्योंकि अपनी बहन को देखता हूँ, अपनी आमना को देखता हूँ अपनी अम्मी के साथ, और एंड द डॉटर्स, आई मीन दे जस्ट
वो तो एक कहानी और है। रहमत तो मेरी ज़िंदगी में जो ख्वाहिश रहती है वो यही रहती है कि अल्लाह इनको इनके ख्वाब पूरे करे, ये पहले अपनी शख्सियत को जाने, अपनी परवाज़ पे जाएं और फिर ज़िंदगी इनको आई थिंक जब हम औरतों की बात करते हैं तो हम उनको बहुत छोटी छोटी राइट्स की बात करते हैं। मेरे ख्याल में ख्वाब देखने का जो राइट है और उसको अचीव करने की जो स्ट्रगल है, हम वो वाला ख्वाब उसके ख्वाबों में कंसिडर नहीं करते। सो दैट्स द राइट फ्रीडम टू चूज़ राइट और रॉन्ग, फ्रीडम टू चूज़ whether you want to fly, whether you want to sit. As a free bird. Yeah, I mean like, so anyway, तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत ही नेक काम किया और जो मुझे अल्लाह ने इतनी खूबसूरत माशाल्लाह बेटियां दी। बड़ी वाली तो अब वो NCA में फाइनल ईयर में थीसिस कर रही फिल्म मेकिंग में, उसकी फिल्म अब आजकल बनने वाली। सो the legacy is going to continue. Yeah. So we are going to see that. बिल्कुल। मतलब आपकी चारों बेटियों में से सारी आएंगी या सबसे बड़ी? अच्छा, जो वो चॉइस है उनकी अपनी, जिसका जो दिल कर रहा है। बिकॉज सी अभी मेरी एक बेटी है जो मुझे बार बार आके पूछती, बाबा मैं वो लंदन में जा रही हूँ, मैंने लंदन जाना है, मैंने वो इंग्लिश लिटरेचर में ये करना है, मैंने वो करना है। तो मैं उसको सिर्फ, मेरा जवाब एक ही होता है कि यार जस्ट गो लिव योर ड्रीम्स, एंजॉय योर ड्रीम्स। आपने अपनी बेटियों के साथ कौन सी मूवी देखी है या बच्चे ने कभी कहा हो कि हमें आपका ये वाला रोल नहीं पसंद, प्लीज डोंट डू दिस अगेन? ये वाला बहुत पसंद है और ये वाला बाबा आपको नहीं करना चाहिए था वो कुछ कभी ऐसा बच्चों की तरफ से आया? नहीं, बच्चे जो हैं वो उन्होंने स्टार्ट में एक फ़िल्म देखी थी मेरी और उसके बाद उन्होंने खुदा के लिए थी, तो दे गॉट वेरी इमोशनल। तो बहुत ज़्यादा वो समझ नहीं पा रही थी फ़र्क बाप और एक्टर का अभी। तो उसके बाद फिर आगे होते होते तो अब मुझे ज़रा सा फील ये होता है कि वो they don't like when somebody comes to us, मतलब वो बहुत प्राइवेट हैं इसमें कि वो मतलब प्राइवेसी चाह रही होती हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि स्टार है कोई तो उसको लोग मिलेंगे भी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इन्हें तो ठीक नहीं होना, असी इन्होंने तंग ना करिए। हाँ नहीं, मतलब वो अब फिल्म्स नहीं प्रीमियर पे नहीं जाएंगी बिकॉज दे डोंट लाइक पीपल कमिंग टू मी एंड पोकिंग अस, बिकॉज ये बिल्कुल नई जनरेशन है। ये तो उनको किसी को आप मोटा नहीं कह सकते आजकल यार। मतलब आप बताइए, स्टारडम वाली प्रोटोकॉल्स नहीं पसंद, उनको नहीं पसंद। फ़नून लतीफ़ा जो है उसका हाल और मुस्तकबिल जो है उसको कैसे देखते हैं? मैं बार बार वो बात रिपीट करता हूँ कि ना तो वफाक में कोई सकाफ़त की वजारत है किसी के पास, साल से हर दौर में प्रायोरिटी नहीं रही हमारे हुकूमतों की। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो क्या वाकई ये इंडस्ट्री है? इंडस्ट्री इस तरह होती है? और फ्यूचर क्या देखते हैं और आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? जब आपने शुरू में एक बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमतों की नहीं और उनकी तरफ ही नहीं देखना चाहिए हमें, तो हम खुद कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। अवाम की क्या जिम्मेदारी है? अवाम की तो यही जिम्मेदारी कि वो सर्वाइव कर रहे हैं सब कुछ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया इज़ द फ्यूचर। अगर आप देखते हैं तो आपके चैनल्स भी बहुत हद तक शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में एक अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको वो वाला किसी को सपोर्ट नहीं करनी पड़ती या इतने करोड़ नहीं लगाने पड़ते किसी की फिल्म बनाने। राइट। पर इसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक देयर शुड बी अ सब्जेक्ट इन स्कूल्स वेयर दे टीच फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स टिल हायर एंड स्कूल्स वेयर दे टीच यू द नॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। राइट। आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक आदमी को समंदर के करीब छोड़ के वहाँ से चले जाएं और उसको कहें कि तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुमने डूबना नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पे लाइफ गार्ड्स होते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे कोचेज़ होते हैं, वहाँ पे ट्यूब्स होती हैं ताकि आप पानी में डूबे ना। तो सोशल मीडिया एक समंदर है, अवाम के हाथ ये ताकत आई है, लेकिन इसको एजुकेट होना ज़रूरी है इसके बारे में। इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की इज़्ज़तें उछालनी शुरू कर दें। पहले दौर में लोग जेब काटते थे, आज वीडियो बनाते हैं किसी की। सो मेरे ख्याल में इनको नॉर्म्स लॉज में रखना चाहिए, पॉलिटिकल लॉज में नहीं रखना चाहिए, सोशल लॉज में रखना चाहिए कि एक इंसान होने के नाते मेरा आपसे क्या सलूक होना चाहिए, उसकी एक ग्राउंड रख लेते हैं। सो आई थिंक देयर शुड बी अ स्टंपिंग ग्राउंड एज वेल। हिट विकेट भी होना चाहिए इसमें, बोल्ड भी होना चाहिए।
ये होना चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा हुकूमत तंग कर रही है तो उसमें थर्ड एम्पायर भी होना चाहिए जो कि आके कहे कि जी नहीं कोई ऐसी गाल नहीं, कोई गाल नहीं कटी, क्लियर हो जाए। ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। बिकॉज देखें जिसके हाथ में वो आ गया है सोशल मीडिया, वो उसका कुल इल्म है, राइट, उसको कोई गाइडेंस नहीं है, ना वो कोई बता रहा है उसको, उसकी 3-4 चीज़ें हिट होनी शुरू हो गई, उसने वही करना शुरू कर दिया, उसने उसमें निकालना शुरू कर दिया। मैं तो इस नहज पे भी नहीं जाना चाह रहा हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम एरियाज कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है गाड़ी पे बैठ के पानी लगा रहा है, उस पर 6 मिलियन व्यूज़ हैं। सो आई थिंक दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पाकिस्तान में ज़िंदगी में आपको अल्लाह ने जो एक ऐसी चीज़ दी है जिसका एक एक सेकंड आप खर्च करते हैं, वो ज़िंदगी है। अगर आप 6 सेकंड अपनी ज़िंदगी की किसी फजूल चीज़ पे खर्च कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने साथ। सो बिल्कुल सोशल मीडिया को वैसे ही इस्तेमाल किया जाए जैसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आप डूब सकते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया को भी इसी तरह का एक एलिमेंट समझा जाए। हुकूमत को चाहिए इसके स्कूल्स खोले, इसके एरियाज़ खोले, क्लासेस खोले। आज भी आप बच्चों को हर कहानी सुना रहे हैं 1857 की और फलां की, तो यार जिसमें वो रह रहे हैं, जो एवरी डे कर रहे हैं, स्कूल ने उसके लिए प्रिपेयर करना होगा उसको। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द फ्यूचर। आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी स्टोरीज़, आपकी फिल्म्स सारी इकट्ठी होके इस प्लेटफॉर्म पे आनी शुरू हो जाएंगी। कंपटीशन अच्छा होगा, बढ़ेगा, मार्केट और खुलेगी। आपको चाहिए कि हम हुकूमत जो है वो सिर्फ रेमिटेंस पे इन्हिसार ना करे, बल्कि क्रिएटिव जो HR है आपका, जो टैलेंटेड HR है, वो भी एक्सपोर्टेबल मटेरियल है, उसको एक्सपोर्ट करें, उससे आप अर्न करें और पाकिस्तान के लिए जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। लेकिन नहीं साहब, मसला ये है ना कि यहाँ पे जितना भी एरिया आता है, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, वो सब सियासत की नज़र है। आपको टैलेंटेड हो ना हो, आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आपको एक्टिंग आती ना हो, आपको चैनल के मालिक का पता होना चाहिए, किसकी सालगिरह किस दिन है, घर किधर होना है, फलां की है। सो आई पर्सनली फील कि हमारे जितने चैनल ओनर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि एंटरटेनमेंट को एक सीरियस इशू लें। इससे कौमें बनती और बिगड़ती हैं। न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ से कौमें बनती और बिगड़ती नहीं हैं, एंटरटेनमेंट से कौमें बनती और बिगड़ती हैं। बिकॉज आप गाना घर याद करके लेके आते हैं, आप डायलॉग याद करते हैं, आपको लोग वो इंस्पायर कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको गाइड कर रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट में ज़रूर इनका जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि एंटरटेनमेंट एक पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसको बेहतर किया जाए। न्यूज़ अपने इनका चैनल है वो रखना चाहिए। सो जब तक ये बड़े जो हमारी जो एक रिच एलीट है, जिसे हम बिल्कुल सिर्फ रिच एलीट कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में है, प्रॉपर्टी में है, सो आई थिंक इनको चाहिए कि थोड़ा सा डेवलपमेंट जो है वो उन लोगों पे भी करें। सिर्फ मकान ना बनाएं, जो लोग मकानों में रह रहे हैं उनकी भी तामीर करनी ज़रूरी है, वो आप एंटरटेनमेंट के थ्रू कर सकते हैं। सो जब आप एक हाउसिंग सोसाइटी खोलते हैं तो उसमें लोग भी उस हारमनी वाले होने चाहिए, ना कि लड़ने वाले होने चाहिए। सो आई थिंक फ्यूचर व्हेन आपका जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वो क्रिएट नहीं होते तो आई थिंक जो डाइवर्सिफाइड यूथ की आप बात करते हैं, आपने तो यूथ को कैरी पॉलिटिकल दिया है सारी को। उनकी किसी ने पूछा जाके कि आप कौन सा गाना गाते हैं, उसको ये पता है कि मैंने किसके लिए खड़े होना है, मैं किस जलसे पे पहुंचना है, उसको अपना एजेंडा कोई नहीं है उसका, इसलिए कि आपने उसको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया। एक प्लेटफॉर्म दिया पॉलिटिकल, वो से जुड़ गया जाके। सो जब तक आप इन बड़े मसलों पे नहीं देखेंगे, आप वो पुरानी रवायतें कि जी एजुकेशन सिस्टम, भाई 36,000 MB रुलता फिर रहा है। मैंने कल अपने ऑफिस के लिए रिसेप्शनिस्ट के लिए कहा था 4 MB आए हैं। सो आप डिग्रियां बना के क्यों बच्चों का टाइम और पैसा और वक्त ज़ाया कर रहे हैं? क्या आगे फ्यूचर है, क्या आगे प्लेटफॉर्म्स हैं? अगर आपके जो पढ़े लिखे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो रन आउट हो चुके हैं, वहाँ लोग लग चुके हैं, तो क्रिएटिव साइड खोल लें, सिंगर्स ढूंढना शुरू कर दें, उनको छोटे छोटे स्टूडियोज़ दें। जो औरत जिस महल्ले में अच्छी बिरयानी बनाती है उसको इन्वेस्ट करें उस पर, वो उसका कारोबार खोल कर दें। बिकॉज इकनॉमिक फ्रीडम औरत के लिए जितनी ज़रूरी है, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जब आप वो आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर के साथ आके अगर 50,000 का बिल आया तो 25,000 उसने रख दिया है अगर आके, तो आई थिंक दैट इज़ हाउ अ फैमिली हार्मनी शुड बी। हमें चाहिए कि हम इन एलिमेंट्स पे काम करें कि अगर कोई खाना बनाने वाला, इतने लोग खाना बनाते हैं, एक इलाके में जाएँ कहीं जी जो सबसे अच्छी बिरयानी बनाएगा उसको हम 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये का हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ से आप अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं खाना। सो हम लोग उस तरफ तामीराती काम पे नहीं जाते हैं,
हमारे लिए बहुत आसान है लड़ने के लिए, हमें 2 बंदे मिल गए, आप उस तरफ होंगे या मैं इस तरफ होऊंगा, हमारे मिलने की जितनी कॉन्वर्सेशन है वो 2 बंदे खा जाते हैं। तो आपकी और मेरी बात तो हुई नहीं, हम किसी का नज़रिया बोल रहे होते हैं, अपना नज़रिया नहीं बोलते। सो आई थिंक आवाम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, हर वो झंडा 2 मिनट के लिए रख दें और इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो पाकिस्तान का झंडा पकड़ लें। सो आई पर्सनली फील कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंटरटेनमेंट से भी मुंसलिक हैं, बिकॉज एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है जोड़ने में, स्पोर्ट्स बहुत करती है, ये सब चीज़ें इकट्ठा करने में बहुत करती है। सो मोरल्स हाई होते हैं। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और जब तक कराची और लाहौर एक पैनल पे नहीं आता, एक ग्रोथ पे नहीं आता, तो आई थिंक ये जो रिवाइवल हम जिसको कहते रहते हैं, और हम अपनी फिल्मी 5 मिलियन यूट्यूब पे व्यू दिखा के लोगों को दिखा रहे होते हैं कि जी 5 मिलियन लोगों ने देखी, टीवी यूट्यूब व्यूज़ हैं मेरे। सो अब मयार ये आ गया कि वो टिकट ये नहीं देखते कि बिज़नेस कितना किया है, वो देखते हैं यूट्यूब पे व्यू कितने। सो जब तक हम इन खूबसूरत मेकअप शुदा झूठ के पीछे छुपते रहेंगे, मेक ओवर करते रहेंगे, हमारी सेहत ख़राब होती रहेगी। तो अगर सेहत ठीक करेंगे तो मेकअप की ज़रूरत नहीं रहेगी। सर मेकअप तो ख़वातीन करती हैं, बुशरा ने भी किया हुआ, किस मेकअप की बात कर रहे हैं सर? वो कह रहे शायद 2 चेहरे, दूसरा चेहरा गुलाब, कवर अप, अपना जो है मेटाफोर, राइट? मैं हूँ शान शायद बनती, तो आज के दौर में कौन आर्टिस्ट नज़र आता है जो शान का रोल कर सकते हैं? अगर आपकी बायोपिक बनती है तो अच्छा, वुड यू चूज? नहीं, अभी तो आई थिंक मैं अपनी बायोपिक में खुद आ सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है नहीं आप नहीं लेकिन if you have to choose someone, so well, I mean, I'll have to sit with some people, but I don't think a lot of people will sit with me. okay, nice. तो वो ऐसा होता है कि जब बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बस इनको चाहिए कि आर्टिस्ट को ये चाहिए कि अपने लिए भी कुछ काम करे, वो मतलब लोगों के लिए काम ज़्यादा करता है। तो आर्टिस्टों का भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सारे इकट्ठे होके, यू नो, आई थिंक दे शुड स्टार्ट अप समथिंग लाइक SNL। जब आप कुछ बैठे सोचते हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में कि कोई अभी चल कोई नई चीज़ करनी चाहिए, रोमांटिक किरदार आपको करना पसंद है, मारधाड़ ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं सर, रोमांटिक पसंद है। आपने इतना लंबा ऐसे ही कह दिया। अच्छा सर, वो तो बाकी को तो पैसे मिलते हैं। But I think romantic is something that you really feel like doing because it's intensity of love. आप एक रिश्ता डिफाइन कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। So I think रोमांस में बड़ा अच्छा फील होता है कि आप क्रिएटिव भी होते हैं, आपने फिट भी लगना होता है, अपने आप को भी अच्छा लगना होता है, और फिर रोमांस तो रोमांस है। हनीफ साहब, आपको मैं क्या बताऊँ अब इसमें माशाल्लाह। जितना वक्त आपने फिल्म को दिया, अगर इतना क्रिकेट को देते तो आप तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाते। जी जी, क्रिकेट इतनी अच्छी मैंने आपको खेलते हुए देखा जिमखाना क्लब में, राना मशहूद को इन स्विंगिंग यॉर्कर पे ऐसा क्लीन बोल्ड किया, और उसी में आपने 60 रन भी किए थे, मैन ऑफ द मैच भी हुए। तो क्रिकेट तो बहुत खेली आप। क्रिकेट पैशनेट, वेरी पैशनेट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरी फैमिली ज़रा सी सपोर्टिव होती तो मैं शायद बन जाता क्रिकेटर, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं थी सपोर्टिव। लेकिन आप शान बन गए ना। मैं ऑब्वियसली शान। तो ये है कि, लेकिन ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि बात फिर में आई थी कि क्रिकेटर्स अगेन एक बहुत बड़ी एंटिटी है, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर। ये एक नेशन के साथ जो यूथ है उसके साथ इंगेज करें, ना कि सिर्फ सेल्फी की हद तक उनको रखें, तस्वीर खिंचवा ली, फलां कर लिया, ये यूथ को नहीं चाहिए। वहाँ बच्चे हैं जिनके पास पैड्स नहीं हैं, क्रिकेट शूज़ नहीं हैं, बैट्स नहीं हैं, और मुझे हैरानगी होती है हनीफ साहब कि एक आदमी जो उन बच्चों में से निकल के जब बड़ा बनता है तो वो गिव बैक क्यों नहीं करता? उसने तो हर रात देखी है जो बच्चे देखें। सो आई थिंक हमारे क्रिकेटर्स को आई एम श्योर बहुत कर रहे होंगे, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि नज़र आना चाहिए थोड़ा सा कि कोई बच्चा कि सर इधर भी आप जो है वो किससे तशबीह दें आप, किसी भी बड़े क्रिकेटर से आप अपने फील्ड के उतने ही बड़े आदमी हुए, फ़र्क इतना है कि उधर आपको बाबर आजम कहता कमल शान, इधर रीमा कहती कमल शान। रीमा से मुझे कुछ सवाल था, जब आपकी शादी हुई। मुझे भी कुछ सवाल है। चलिए पहले वो बता दें फिर आपको सवाल है। मैं ये सवाल है कि भाई आप अमेरिका क्यों चली गई? आपको तो पाकिस्तान में होना चाहिए। Stay in Pakistan. Industry needs you. Reema, you should
stay in Pakistan and continue your. आई थिंक एक एक्टर्स हैं वो, और उनको किसने रिटायर किया या कब उन्होंने ये फैसला किया कि मैंने ये काम नहीं करना, अगर उनके आई डोंट नो व्हाई शी डिसाइडेड नॉट टू वर्क. Yes. आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. उनको चाहिए कि वो हर स्क्रिप्ट, हर उम्र का एक स्क्रिप्ट होता है. आपको अगर पैशन होता है फिल्म मेकिंग का, तो आप उस स्क्रिप्ट को टारगेट करके यू कीप टेलिंग योर इन्हांस योर क्वालिटीज़, और आप सीखते हैं, आप बताते हैं कि भी मैं ये भी कर सकता हूँ. Right, right. सो आई थिंक रीमा कैन डू अ लॉट, यू नो. आई थिंक या. सर जब आपकी शादी हुई, शादी से पहले ये परसेप्शन था और सब सोचते थे ऐसा कि रीमा और शान की जो जोड़ी है बहुत फिट है, और हो सकता है असल हकीकत ज़िंदगी में भी शायद असल जोड़ी बन जाए. तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कभी आपने ऐसा नहीं सोचा? नहीं, आई थिंक आई वाज 16 व्हेन वी मेट द सेट्स ऑफ बुलंदी. तो आई थिंक 16 साल में तो आप यू नो, यू नॉट लुकिंग फॉर मैरिज एट ऑल, यू नो. तो यू हैव अ जर्नी, आप फिरते हैं, आप देखते हैं, आप you go out together, right. You like each other, आप you know 18, 19. So I think हम दोनों का वो जो इकट्ठा जर्नी शुरू हुआ, उसमें लोगों को लगा कि शायद इनका बहुत कोई रोमांस है. हालांकि I mean you see each other every day. आपको पैसे मिल रहे हैं किसी पहाड़ पे खड़े होके अकेले एक दूसरे को हाथ हग करके ये कहना कि आई लव यू. तो अब सब कुछ तो आप कह रहे हैं, तो बात तो ये कि लोगों को ये परसेप्शन आ जाता है, लेकिन ऑब्वियसली आपने फील करके कहना होता है. सो वो भी ज़रूरी है. ठीक ठीक. अब तो आप आराम से कह देते हैं ना. अब तो अगर कैमरा ऑन ना भी हो तो मैं कह नहीं ऐसा नहीं है. अच्छा सर, ये रैपिड फायर है छोटा सा एंड पे, बस कुछ शख्सियात के हम नाम लेंगे, आपने उनके लिए कोई एक वर्ड जो आपके जहन में फौरी आता है. तो आप बुशरा शुरू करें आप. जी, सबसे पहले हमजा अली अब्बासी. सोचना नहीं आपने ज़्यादा, जो पहली सोच आती है आपके माइंड में. टू क्विक टू फास्ट. जी सर. फवाद खान. शुड डू मोर वर्क, ज़्यादा काम करना चाहिए. माहिरा खान. माहिरा खान अगेन ज़्यादा काम करना चाहिए और दिल से करना चाहिए. हुमैमा मलिक. ज़्यादा काम करना चाहिए उनको. वसी शाह. वसी शाह को फिल्म लिखनी चाहिए और प्ले लिखना चाहिए. रीमा. रीमा को वापस फिल्मों में आना चाहिए. दिस अ लॉट, पूरी गुड एक्ट्रेस. रेशम. रेशम आई थिंक अगेन ज़्यादा काम करना चाहिए उनको. शी डज सो मच वर्क, गुड वर्क. मीरा. मीरा को भी चाहिए कि वो प्रोड्यूस करें और फिल्में काम करें फिल्मों में. अच्छा सर, इसी तरह से कुछ और नाम है. पहले वाले में काफ़ी अपने सजेशंस ही देनी. खैर जी जी, तो इनको भी सजेशंस देनी है. जावेद शेख. शेख साहब को ज़्यादा काम करना चाहिए. और मैडम वाली बात मुझे बार बार याद आती है कि कौम नू की मशवरा दोगे, कहते कौम नू सारियां समझ आने. एनू मैं की मशवरा देना. नहीं, शेख साहब को चाहिए, वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, फिल्म बनाए. अच्छा ठीक है. बिलाल अशारी. बिलाल अशारी मोर वर्क, शुड डू मोर वर्क. फहद मुस्तफ़ा. फहद मुस्तफ़ा को चाहिए कि अच्छा काम करें. और खलीलुर रहमान कमर. उनको भी चाहिए कि वो और लिखें क्योंकि एक अच्छे राइटर हैं. सब पे आपने यही कह दिया. सैयद नूर. नूर साहब को भी यही चाहिए कि वो ज़्यादा काम करें. और ज़्यादा करें. नहीं, करना चाहिए उनको, क्योंकि जब डायरेक्टर का तो सोच है, और वो जो और सिर्फ कहाँ करें, सिर्फ हाँ और जगह भी करें. और जगह भी करें. शान को आप क्या कहना चाहेंगे? शान को ज़्यादा काम करना चाहिए, अपने उस जोन में से निकलना चाहिए. और आई थिंक लेकिन पता है इस सारे ओवरऑल में जो हम सब अपनी अपनी जगह पे एक बुज़ुर्ग बन के और एक गॉड फादर बन के बैठ गए. सो आई थिंक इन सब को इकट्ठे होके ना अगर काम, मैं बार बार सबका यही कह रहा हूँ बिकॉज इनको कहने को तो मैं बहुत कुछ और कह सकता हूँ, लेकिन इनकी ये एक बाकायदा सिपाही हैं जो एक एक अपने अपने फ्रंट पे खड़े हैं और इन सबको ये काम आते हैं. इसलिए इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो ये इंडस्ट्री बड़ी होगी और बेहतर होगी. तो मुझे अगर आप इंडस्ट्री का पर्सनैलिटी वाइज कहें तो 6,000 चीज़ें और हैं जैसे आप बंदा कैसे इनको क्या कहना चाहेंगे. सो बेसिकली मेरा ओवरऑल मकसद ये था कि काम यूनाइटेड एंड वर्क फॉर द बेटर. अच्छा सर, ये रैपिड फायर तो हो गया, कोई यादगार वाकया, वैसे तो बेशुमार वाकया तो हो गए,
शूटिंग के दौरान, ऑन सेट? बिल्कुल, वो तो बैक स्टेज कभी कोई ऐसा वाकया, कोई फैन मोमेंट? देखिए वो तो किसी एक्ट्रेस से लड़ाई हुई हो बैक स्टेज, या इरिटेट हो गए लड़ाइयाँ तो हो मेरी सारों से हुई हैं, वो तो हर दौर या में मेकअप रूम का कोई सुलह वाकया? कैसे करते थे? कोई ना वो सारे स्टूडियो वाले इकट्ठे होकर सुलह कराते थे। अच्छा। लेकिन ये है कि वो किस्से तो बहुत से हैं, गिरे भी, उठे भी, और चोटें भी लगीं और फलां भी लगीं, और बड़ा कुछ हुआ। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो आप भूल नहीं सकते। तो वो एक दफ़ा हम लोग, हमारे यहाँ आदत है ना लोगों को कि जी वो आप सर ये शॉट आपने खुद देना है, तो नए नए फिल्म में आए हुए थे, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हेलीकॉप्टर के साथ शॉट था। अच्छा। वो उन्होंने बांध के मुझे वो ऐसे वो जैकेट सी पहना के ऊपर भेज दिया। तो जब मैं ऊपर चला गया तो फिर नीचे तक तो मैं ठीक रहा, जब मैं बहुत ऊपर चला गया तो लोग इतने इतने हो गए, तो मैं तो क्या गए तो ऊपर देखूँ तो इतना सा बड़ा सा वो हेलीकॉप्टर। तो वो मैं शॉट आज भी देखता हूँ ना, तो वो उसमें हीरो का जो मुंह है ना वो ऐसे है। तो वो कई ऐसे वाक़यात, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई डॉक्टर नहीं वहाँ पे, कई ऐसे ही बस बिना समझे। और वैसे नहीं होता। बाकी ये जो पंजाबी फिल्मों में घोड़सवारी, ये मुझे HSN कॉलेज में बचा लिया, क्योंकि मैं वहाँ नेज़ाबाजी करता था, राइडिंग स्कूल में था, तो उससे मेरा वो बच गया। गंडासाबाजी कहाँ से? गंडासाबाजी फिर स्टूडियो पहुँचते ही मुझे गंडासाबाजी का इफ्तिताह हुआ। तो ये बड़ा अच्छा एक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम है, और आई थिंक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और बड़े अरसे बाद आपने कोई इंटरव्यू किया बिल्कुल टीवी के लिए। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले बड़ा 5-7 साल हाँ, में नहीं भी किया, आपने नहीं इंटरव्यू किया, किया, लेकिन तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं सर, आपने अपना ये कीमती वक्त दिया। समा की तरफ से, और बड़ी देर से हमारी ख्वाहिश थी जब से कॉफी विद समा हमने शुरू किया, और ज्यादा मेरा तो था कि कॉफ़ी विद हनीफ का जो था वो मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मेरा आपसे प्यार है, आपका रिश्ता जो है मेरे से कलम का है। आप भी सहाफ़ी हैं, मेरे अब्बा भी सहाफ़ी थे, तो एक रिश्ता चलता आ रहा है। और ज़्यादा खुशी ये मुझे इसलिए फ़ील हो रही है कि आपने जो है ना हमें अपने घर इनवाइट किया, और इतनी खूबसूरत माशाल्लाह हमें लोकेशन भी मिली, बस ये तो शूट किया। बड़ों ने बनाई हुई चीज़ें जो हमें मिल गई, हम बच्चों को देकर निकल जाएंगे माशाल्लाह। लेजेंडरी शान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे कॉफ़ी विद समा में। आज हमने उनके कैरियर के हवाले से डिस्कस किया, बहुत खूबसूरत सजेशंस भी दी हमेशा की तरह, और बड़े आइडियाज़। और यही एक फ़र्क हमेशा मुझे नज़र आया जब मैं शान शाहिद के साथ बैठता हूँ, उनसे गुफ्तगू करता हूँ, कि उनके अंदर वतन की मोहब्बत, इस मिट्टी की मोहब्बत, और अपनी एक लेगेसी और फिल्म इंडस्ट्री का एक जो दर्द है वो हमेशा उनके सीने में महसूस किया। और ये सिलसिला जारी रहेगा बहुत से ऐसी बड़ी शख्सियात के साथ हमारे इंटरव्यूज़ का। जी बुशरा। जी बिल्कुल ठीक है आपने नईम साहब के दी लेजेंडरी शान शाहिद से मुलाकात के बाद लग रहा है कॉफ़ी विद समा जो है रौनकें आ गई हैं। इसी तरह आपको मिलवाते रहेंगे खास मेहमानों के साथ। देखते रहिए कॉफ़ी विद समा। मुझे नईम साहब को दीजिए इजाज़त, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।